नंबर 1 के 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। एक तो वो नवीद जिसने गोलियां मारी, दूसरा एक ऊपर से जो गोलियां, जो मैं कह रहा था ऊपर से आई गोलियां, मुझे पता है कौन थे। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुझे गोलियां लगी और जब मैं तब से 3 महीने, मुझे ये मेरी टांग को ठीक होने में 3 महीने लगेंगे, तो मैं 2 कमरों में बंद हूं। मैं बार बार मेरे से अपने से सवाल करता हूं कि कैसा माइंडसेट है, वो कौन सा ज़हन है, और वो मुझे पता है कौन सा ज़हन है जो ये सोच सकता है कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान होगा। आप अगर मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को कमजोर करते हैं और फेडरल पार्टी को, तो इससे बड़ा मुल्क का नुकसान क्या हो सकता है। और मैं आखिर में अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं, तो सिर्फ एक ताकतवर अगर इंक्वायरी, इसको अगर चीफ जस्टिस इसको बैक करें, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तभी इंसाफ मिल सकता है। नहीं तो मुझे कोई, अब तक जो मैंने हालात देखे हैं, जिस तरह की हर जगह रुकावटें हैं, मुझे कोई उम्मीद इंसाफ की नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इमरान खान पर कातलाना हमले का जो मामला है वो मज़ीद उलझ गया है। पंजाब हुकूमत के तहत बनने वाली GIT रिपोर्ट के मुंदरजात को लेकर मुल्क की सियासत में एक हंगामा बरपा है। PTI और गवर्नमेंट के दरमियान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का मुकाबला जारी है। आज इमरान खान ने वीडियो खिताब किया है, वफाकी हुकूमत और इदारों से सवालात की उन्होंने बौछार की और दावा किया कि ज़मीनी इलेक्शन में जीत के बाद मुझे कत्ल करने की प्लानिंग की गई और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत 3 मुल्ज़मान ने हमला किया। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस वाक़े का आज खुद नोटिस लेने और इंक्वायरी कराने की अपील भी कर दी है। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने GIT रिपोर्ट और PTI के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है और ये दावा किया है कि इमरान खान पर हमले में एक ही मुल्ज़िम नवीद शामिल था। एक ही तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी। 1.5-2 माह से ये सब ड्रामा हो रहा है। मुश्तबा मुल्ज़िम नवीद के वकील ने भी आज लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और ये दावा किया है कि GIT ने केस से मुतालिक तमाम हकाइक को तब्दील कर दिया और शवाहिद को ज़ाया कर दिया है। वज़ीराबाद हमला प्लांटेड और खुद साख्ता है। PTI ने हमले को ड्रामा रचाकर लॉन्ग मार्च में जान डालने की कोशिश की। एक्सपर्ट से हमारा सवाल ये होगा कि इमरान खान पर कातलाना हमले पर जो भरपूर सियासत और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, हम सवाल ये रखेंगे कि इस तरह से हकाइक कैसे सामने आएंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जो वज़ीराबाद हमले से मुतल्लिक इमरान खान और वफाकी हुकूमत और इदारों पर जिस तरह इमरान खान साहब ने सवालात की बौछार कर दी है और संगीन इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत उन्होंने GIT की रिपोर्ट को जानिबदार करार दे दिया है और वो ये भी कहते हैं कि ये पूरा मामला एक ड्रामा है। अब इस सारी सिचुएशन में जबकि इमरान खान साहब खुद भी ये कह रहे हैं कि अपनी ही हुकूमत थी पंजाब में, FIR नहीं कर सकी, जिस तरह से हकाइक सामने आने चाहिए उस तरह से आ नहीं सके, तो फिर ये हमले का जो हकाइक हैं, वो इस कातलाना हमले के हकाइक वो किस तरह से सामने आएंगे? देखें, दुआ जब ये इस किस्म की वारदात होती है, जाहिर है कि ये अफसोसनाक वाक़या तो था, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने सबसे पहला शुबा डाला खुद, जब वो किसी भी पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गए। उन्होंने शौकत खानम जाना ही मुनासिब समझा, जहाँ से एविडेंस की ख़राबी का बाइस हुआ। जो आज सब इल्ज़ाम उन पे लग रहे हैं ना कि जी गोलियां भी ड्रामा थी और सब कुछ था। ज़ाहिर है जब आप कई दिनों के बाद कहेंगे कि जी वो एक साहब कराची से आए थे जो सबके सामने कंटेनर से बाहिफाजत उतर रहे थे कि जी उनकी कमीज़ में से 4 गोलियाँ गुजर गई। मतलब ये इस किस्म की जब हमाकतें कहेंगे, मैं कम से कम लफ्ज़ यही कहूँगा, इस तरह के दावे किए जाएंगे तो फिर सवालात तो उठेंगे कि जी आप वज़ीराबाद हॉस्पिटल में क्यों नहीं रुके, आप गुजरांवाला नहीं रुके, आप कहीं पे भी नहीं रुके, आप सीधे शौकत खानम पहुँच गए। और फिर किसी की तकलीफ़ के ऊपर वो राना सनाउल्लाह बात करें, वो उन्होंने कर दी कि जी क्या ड्रामा किया, क्या नहीं किया। तो ये जो DPO के ऊपर है ना, DPO चौधरी परवेज़ इलाही के ज़िले में लगे हुए हैं और डिवीज़न B चौधरी परवेज़ इलाही का जो नया तो बन गया गुजरात, वहीं पे वो हैं, RPO वहाँ मौजूद हैं, सारी पुलिस मौजूद है आपकी सिक्योरिटी के लिए। वो जो आज मियाँ दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मैंने कुछ क्लिप्स देखे,
اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو سینیٹر صاحب کا اعجاز چودھری کا شاید ایک ٹویٹ تھا کہ میں نے احمد چٹھا کو ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پہ واقعہ ہوگا، تو اس کو جے آئی ٹی نے کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا اور آپ نے وہ کس کس کو بتایا تھا، احمد چٹھا نے پھر کس کو بتایا، پولیس سے کیا انتظامات ہوئے، تو ان سب کو انویسٹیگیشن میں کیوں نہیں لایا گیا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو عمران خان صاحب کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جب ایک ڈیکوریٹڈ پولیس آرمی آفیسر کو الزام لگا دیا پولیٹیکل اپوننٹ کے علاوہ، تو وہ پھنس گئے۔ تو وہ تو منہ سے لائی بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو ان سے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی پسند کا کوئی پولیس افسر دے دیں، ہم اس سے پرچہ کروا دیتے ہیں، انکوائری کرا دیتے ہیں۔ آج وہ وکیل بھی کہہ رہے تھے اس ملزم کے کہ جی یہ کیوں نہیں جا کے پرائیویٹ کمپلینٹ یا جو کورٹ کے ذریعے طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے آج تک اپنی کمپلینٹ کیوں نہیں درج کرائی؟ عمران خان صاحب کی طرف سے مسلسل پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ڈی پی او قابو نہیں ہو رہا، لیکن جو آر پی او یا سی پی او لاہور ہے، غلام محمود ڈوگر، شاید اگر میں غلط نام لے رہا ہوں تو بتا سکتے ہیں الیاس صاحب بھی، وہ ان کے قابو میں اتنا ہے کہ وفاقی حکومت اسے سسپینڈ کرتی ہے، اسے واپس بلاتی ہے، وہ واپس بھی نہیں جاتا، اور وہ پابندی کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ تو پھر تو لوگ تو دونوں طرف ہی ایک جیسے ہوئے نا۔ آپ کو گلا پھر ایک طرف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ڈی پی او گجرات یا آر پی او گجرات یا گجراوالا آپ کی نہیں مان رہا، تو جو سی پی او لاہور ہے وہ تو بالکل آپ کے کہے پہ چل رہا ہے، وفاقی حکومت کے کہنے پہ بھی نہیں مان رہا، اور انکوائری بھی آپ کے حوالے کر دی۔ جس طرح ہمارے ہاں الزامات ہوتے ہیں، میں کسی صحافی کے اوپر کچھ نہیں کر رہا، جس سے تعلق ہوگا اسے خبر آ جائے گی، تو جو رپورٹ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی حکومت کو جانی چاہیے تھی وہ جرنلسٹوں کے پاس کیسے چلی گئی تھی؟ وہ ایک ہائی کورٹ کے جج نے کی تھی نا، جس پہ سٹے لیا تھا شہباز شریف نے۔ یہ یہاں سے شروع دن سے اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے جہاں رپورٹ دینی ہوتی ہے، وہ عمران خان صاحب کے پاس زمان پارک میں کیسے آ گئی رپورٹ، وہ کورٹ میں کیوں نہیں جاتی، وہ متعلقہ ایڈمنسٹریشن کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ یہ ہمارے ہاں شروع سے المیہ ہے۔ اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا مجھے مائنڈ سیٹ کا پتہ ہے، ان کو بالکل پتہ ہے، ان کو اس مائنڈ سیٹ کا بھی پتہ ہے جس نے اب یہ جن کے اوپر آرمی چیف سابقہ ہو گئے، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ کیسے ان کو اقتدار میں لائے تھے، 112 والے ڈالر کو اٹھا کے آج ان کی نالائکیوں کو سب ہم بھگت رہی ہے، پوری قوم، عام آدمی بھگت رہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی بندہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف مجھے یہ پتا ہے، میں نے یہ کر دیا۔ بھائی آپ کو تو سب کچھ پتا تھا، تو پھر آپ ٹھیک کیوں نہیں کر کے گئے جب آپ کے ساتھ سارے کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے ہمیں سب کو پھنسوا دیا آ کے۔ آپ کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں، جواب دیں ان کے۔ صحیح جی ایسا پھر یہ سارا معاملہ کیسے سلجھے گا؟ اب آپ کیوں سلجھانا چاہ رہی ہیں سر حقائق سامنے آنے چاہیے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کس ملک میں حقائق سامنے لانے کی بات کر رہی ہیں؟ لیاقت علی خان شہید ہو گئے، بے نظیر کو شہید کر دیا گیا اس ملک میں، حقائق سامنے آ گئے آپ کے؟ بھٹو صاحب کے ساتھ جو کیا گیا، ان کا عدالتی قتل کر دیا گیا، وہ تو ایک چلے وہ شریف آدمی تھے۔ صاحب سوری، اور سوری بیچ میں چھوٹی سی بات، وہ زرداری صاحب کا ریفرنس آج تک سپریم کورٹ کا منہ چڑھا رہا ہے بیٹھا ہوا کہ جناب وہ جو آپ کے جج صاحب نے مانا کہ ہم نے پریشر میں فیصلے دیے، اس کو سنی لیں دوبارہ نہیں لگا آج تک۔ شریف آدمی تھے وہ، انہوں نے بعد میں اعتراف بھی کر لیا، لیکن کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں۔ اب یہ ٹھیک ہے، وہ سرکاری اسپتال جانا چاہیے تھا، وہاں سے میڈیکل لیگل کرانا چاہیے تھا۔ آپ کا اب یاد ہوگا جب عمران خان صاحب گر رہے تھے وہ بڑی اونچائی سے، تب وہ کہاں گئے تھے؟ سیدھا شوکت خانم گئے تھے۔ حالانکہ شوکت خانم کوئی ریڑھ کی ہڈی کا نہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کا اعتماد کی بات ہے نا رانا صاحب، ظاہر ہے وہ اس نے خود بنایا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے اعتماد کی، وہ کینسر ہاسپٹل ہے نا، دیکھیں آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے نا، وہ عمران خان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، اس کو وہیں لگتا ہے کہ میرا علاج ہو سکتا ہے اور کسی اسپتال میں نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ صرف بنیاد بنا لی جائے کہ جی یہ ہو گیا یا 4 گولیاں نکل آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گولیاں ہی نہیں لگیں، اس پہ حملہ ہی نہیں ہوا، تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ مطلب اس حد تک اس ملک میں جایا جاتا ہے کہ وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو ڈرامہ ہے سارا، یہ پی ٹی آئی نے خود ڈرامہ کرایا سارا۔ وہ وکیل صاحب جو فرما کے گئے، اتنی طویل گفتگو کر کے گئے، ظاہر ہے وہ تو چلے ملزم کا وکیل ہے، اس کا تو کہنا بنتا ہے۔ اس ملک کا وزیر داخلہ بھی یہی بات کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو مر جانا چاہیے تھا اس حملے میں، پھر یقین آ جاتا سب کو کہ واقعی ہوا ہے، پھر اب جو مرضی کہانیاں گھڑتے رہتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ تو یہ آپ صرف یہ سوچیں کہ ہم بحیثیت مجموعی کہاں پہنچ چکے ہیں کہ ہم لوگ اس پہ بھی ایک بندے کو گولیاں لگیں، فائرنگ لوگوں نے دیکھی، ان کے سامنے ہوئی، اس کے باوجود کہا جاتا ہے جی ڈرامہ خود، اور وہ آپ کا جس کا جو وکیل جس کا ملزم ہے وہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی عمران خان نے شاید ہائر کیا ہوگا پھر،
खुद ही हायर किया होगा ना इमरान खान ने कि यार मुझ पे गोलियां चला देना और तुम्हें कोई आके पकड़ ले और मैं बच जाऊंगा। मुझे ठीक है, अयाज साहब हम शो की तरफ आएंगे। आप बात कर रहे थे, ज़ाहिर है ये बतौर मुआशरा हमारी बेहिसी है कि हम ड्रामा भी कह देते हैं, मजाक भी कह देते हैं, ऐसे अफसोसनाक जो हमले होते हैं, लेकिन कुछ तो हुई गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी। वो जो शवाहिद उस तरह से नहीं सेव किए गए, उनको ज़ाहिर है एक ये सवाल जिस तरह पहले हो भी रहा है कि वो शौकत खानम हॉस्पिटल क्यों गए, इसके अलावा भी दीगर मामलात भी थे जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गफलत बरती। तो अब आपके ख्याल में तो हकाइक सामने नहीं आ सकेंगे, लेकिन अब ये मामला सुलझ सकेगा किसी मोड़ पे जाकर? गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों की बुनियाद पे ये कह देना कि जी हमला हुआ ही नहीं सिरे से, या आपने खुद ड्रामा किया था, ये अफसोसनाक है। मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट है, और हकाइक मैं आपको बता चुका हूँ, वो ना पहले कभी सामने आए हैं, ना इसके आएंगे, ना आइंदा कभी आएंगे। उसके लिए आपको बहुत तवील सफर करना पड़ेगा। सर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। दोबारा आ रही हैं, दोबारा नहीं आ रही हैं। तो मैं यही कह रहा था ना, इमरान खान साहब के लिए बड़ा इजी था, मुकदमे में मेरा नाम दे देते, इलियास साहब का दे देते या किसी और का दे देते, वो FIR भी कट जानी थी। अब नाम आप ऐसे देंगे और फिर आप कहेंगे कि जी वो DPO RPO ने कैसे वो बना ली वीडियो, तो इसके आपके सारे सवालों का जवाब तो आपके पास मौजूद है। ठीक, हकायक बहरहाल सामने नहीं आए। जी नवीद हुसैन साहब। ये देखिए दुआ, मेरे ख्याल में शुरू से जो है इमरान खान साहब के ऊपर जो भी कातिलाना हमला हुआ था उसको एक मखसूस रंग देने की कोशिश की, और ये मखसूस रंग देने की कोशिश सिर्फ जो है वो इस हमले के बाद नहीं की गई। इससे पहले भी आप देखें कुछ वज़रा ने जो है वो पाकिस्तान के स्टेट टेलीविज़न के ऊपर PTV के ऊपर आके उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पे स्लाइड की मदद से दिखाया गया और इमरान खान के जो मजहबी अकायद हैं उनके ऊपर जो है वो सवाल उठाए गए। और उसके बाद आप देखें कि जैसे अटैक होता है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी महज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता जिस तरह से अटैक के फ़ौरन बाद एक शख्स जो है जो मुबैना जो हमला आवर था उसको ले जाया जाता है और उससे एक बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है। तो ये कहीं पे भी दुनिया में नहीं होता। इससे तो आपने जो है वो तफ्तीश को एक स्पेसिफिक रुख देने की कोशिश की है। फिर आपकी FIR नहीं होती, FIR फिर इतने दिनों बाद होती है, और उसके ऊपर भी वो सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके बाद जो है FIR होती है, और FIR भी जो मुद्दई है उसके कहने पे नहीं होती, उसने जिन नामों का जिक्र किया है उनके ऊपर नहीं होती, और एक थर्ड पर्सन के जो है उसकी मुद्दईयत में FIR होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो इमरान खान साहब के शुकूक जो हैं या शुबात जो हैं वो उनको तकवीत देते हैं कि इस वाक़े को तो शुरू से ही एक मखसूस रंग देने की कोशिश की गई, जैसे कि ये एक रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक था, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में वो नजर नहीं आ रहा कि वो एक रिलीजियसली मोटिवेटेड अटैक था। तो अब अगर इस मामले को सुलझाना है, इस मामले को हल करना है, एक जैसे अयाज खान साहब ने बात की कि बिल्कुल ठीक कहा कि वो FIR कैसे होती जब जो नाम जो है वो इमरान खान साहब ने जो नाम जिनके ऊपर शुबा जाहिर किया था और जिनको वो नॉमिनेट करवाना चाह रहे थे FIR में, तो उनके ऊपर तो FIR कभी भी नहीं होनी थी। तो अब भी अगर इस मामले को सुलझाना है, इस मामले को हल करना है, इस एक और क्राइसिस, यानी पाकिस्तान में मसला ये है कि इस वक्त अवाम लावारिस बैठी हुई है, जो जिस तरह का महंगाई का एक तूफान खड़ा हुआ है, जो एक दहशतगर्दी का एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। इस सूरत हाल में तो चाहिए ये कि हम जो अपने मसाइल हैं, बायनी मसाइल हैं और इस तरह के मसाइल जो हैं उनको तो हम एक साइड पे रखें। तो इसके लिए एक बड़ा इमरान खान साहब की मेरे ख्याल में ये तजवीज़ जो है वो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट कमीशन से इसकी इंक्वायरी करवाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये ड्रामा था, तो अगर वो ड्रामा था तो वो भी सामने आ जाएगा और अगर इमरान खान साहब मुझे ब्रेक लेनी है। नवीद साहब आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आए फैसल साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं फैसल साहब की तरफ सवाल लेकर जाऊं, अभी इस पहले जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो हमने भी महसूस किया स्टूडियो में बैठ के लाहौर समेत मुल्क भर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए तकरीबन तमाम ही शहरों में। जो अभी तक इब्तदाई मालूमात आई हैं, अब उसके मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 थी और ये बहुत ज़्यादा, जैसे अयाज साहब ब्रेक में कह भी रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा शिद्दत है और इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान को हिंदुकुश है। जैसे जैसे मालूमात पहुँचेंगी, अभी ये इब्तदाई मालूमात है, तो यकीनन आप एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकेंगे। फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सवाल अब ये जो वज़ीराबाद हमला है जिस पर अब भरपूर सियासत की जा रही है, ऑल्दो बड़े बड़े ऐसे वाक़यात जिनके हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वाक़ये को टेस्ट केस बनाया जाएगा, हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे? जी फैसल साहब। लेकिन जैसे आपने ज़लज़ले की, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, आवाज़? जी जी फैसल जो आपने ज़लज़ले की खबर दी, अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। लेकिन ज़लज़ले की SOP ये होती है, जब खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या हो तो फ़ौरन वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो अगर आप समझते हैं तो ये जगह आपको फ़ौरन छोड़नी चाहिए। ये इंटरनेशनल SOPs हैं। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमने ज़्यादा कहते हैं कि ज़लज़ले में भागना भी नहीं चाहिए। हम अपने नाजरीन को नहीं छोड़ सकते। फैसल क्या करें? एग्जैक्टली। ज़लज़ला तो अब आया फैसल की सूरत में, जहाँ तक वीडियो पे। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है आपका इमरान खान का, फिर अभी नवेद साहब ने भी बोला कि पूरा मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, तो हमें अपनी, अगर ये हुक्मरान अपनी रियासत का तयन नहीं करते तो मीडिया को तो अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए ना, कि इस वक्त बड़ी खबर क्या है। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की लपेट में है या इमरान खान को 3 गोलियां लगी या नहीं लगी, वो भी एक मामला है, वो बड़ी खबर है। ये वाक़या हुआ भाई, वाक़या तो हुआ, ये किसने किया, ये किसको, ये हमारी आपकी डिबेट क्यों है? क्या ये जिस वक्त जो लोग जिस सूरत हाल से दो चार हैं, क्या ये वाकई इतना बड़ा मौजू है कि जिस पे हमें और आपको बैठ के डिबेट करनी चाहिए? हो सकता है कि मेरी बात आपको नागवार गुजरी हो, लेकिन मैं बिल्कुल एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, जो आम आदमी सोचता है। तो क्या ये वाकई इतना बड़ा मौजू है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक नौइयत के बैरूनी खतरात का दो चार है, उसके असरात वाज़े तौर पर जो है पूरे मुल्क में महसूस हो रहे हैं, तो इमरान खान की FIR कटी नहीं कटी, अच्छा चले कट भी गई, लेकिन हम ही बैठकर यहाँ बात करते हैं ना कि अंदरूनी मामलात जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम बैरूनी तौर पर महफूज नहीं हो सकते। और दूसरा आपने तो देखी कितनी मीडिया टॉक्स हुई हैं इस इशू पे, आज कितनी मीडिया टॉक्स हुई हैं। जी, ये मसला सिर्फ यही तो है याद साहब कि हमारे और सियासतदान की तरजीहात है ना, उसमें पॉइंट स्कोरिंग है। मीडिया की तरजीहात में भी पॉइंट स्कोरिंग है। हम एक आम आदमी से कराची के बल्दियात होने चाहिए थे और मीडिया भी ला ताल्लुक हो चुका है। नहीं हो सकता ना यहाँ पे साहब, आम आदमी का इशू मीडिया की तरजीहात नहीं है ना, आप जैसे तबका इशराफिया की भी नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन तो नहीं हो सकता, यूँ आम आदमी का इशू है ना बल्दियाती इलेक्शन। जमात इस्लामी धरना दे रही है इस पे आम आदमी के इशू पर, वो तो ये कि इमरान खान को 3 गोलियां लगी, वो ज़्यादा बड़ा वाक़या है, या 2.5 करोड़ लोगों को जो है वो बुनियादी ज़रूरियात से रोका हुआ, ये बड़ा वाक़या है? कौन तय करेगा? ये सवालात है मेरे। हो सकता है आप सब लोगों को भी पता है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ जो नहीं बुरा नहीं लग रहा फैसल साहब, आप बात करें। हम बल्दियाती इंतखाबात भी बात करते हैं, हम कल हमने दहशतगर्दी पे बात की थी, तो जाहिर है जो जिस दिन का बहुत हॉट टॉपिक होता है हम उस पे सबसे पहले बात करते हैं। आप बाकी 7 बजे के शोज भी देख लें और मुझे बता दीजिएगा कि किसने दहशतगर्दी पे बात की थी हमारे सिवा। और सर जी किस डाटा सर्विस के साथ लग पड़े हैं आप? चलने दें। चले फैसल साहब अब मजबूरी है, सवाल का जवाब आपको देना है। करूंगा कि इमरान खान ने, मैं दे रहा हूँ सवाल का, इमरान खान वो वाकया तो हुआ, किसने किया किसने कराया इस पे डिबेट हो रही है ना, लेकिन उस वाकये के बाद इमरान खान ने उस वाकये को जिस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, आज तक वो उस वाकये को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई ना, सबको पता भाई शहादत हुई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को पीपल्स पार्टी आज तक अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद इनकी हुकूमत आई थी, भाई क्यों आपने उनके कातिलों को पकड़ के सजा नहीं दे दी? लेकिन हम और आप लड़ रहे, आज तक बेनज़ीर के कातिल नहीं पकड़े गए, बड़ा जुल्म हो गया, तबाही मच गई, तो भाई पकड़ना मेरी आपकी जिम्मेदारी तो नहीं थी? उसके चंद महीनों बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी, पकड़ लेते।
अभी वाकया पंजाब की हदूद में हुआ है, पंजाब में तो भाई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, पकड़ लो। ये मैंने और आपने तो नहीं पकड़ना, लेकिन हम ये जो लोग आग की चिंगारी है ना, उस पर हम लोग तेल छिड़कते हैं, ये इनके मफादात हैं, इनके मकासद हैं सियासतदानों को, जो हम और आप तकवीत देते हैं। ठीक, ये हम और आप हैं जो आम आदमी के बुनियादी मसाइल से इन सियासतदानों की आंखों को भी ओझल रखते हैं, नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम दिखा नहीं रहे। ठीक, हम दिखा नहीं रहे कि इस वक्त एक आदमी के घर का बजट जो है किस तरह चल रहा है। बिल्कुल सही, हम दिखा नहीं रहे कि हमारे घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, हमारे घर के अंदर गैस नहीं आ रही, हमारे घर के अंदर बिजली नहीं आ रही, हमारे घर के अंदर गटर का पानी बाहर नहीं जा रहा। तो हम भी एक रेटिंग की दौड़ में, हमें खौफ है, अगर हम सब कुछ बात करेंगे ना तो हो सकता है हमारी रेटिंग ना आए। इसीलिए देखिए वुज़रा मशवरे भी दे रहे हैं ना आवाम को, चीनी चाय रोटी कम खाएं। जाहिर है आपने भी रोजाना खबरें इसी बात पे की हैं कि लोगों के मसले क्या हैं। ठीक जी, ठीक है फैसल आप अशराफिया जो है ना हमारे प्रोग्रामों, एक आखिरी बात कर लूं, बहुत अहम बात है जी, ये टीवी चैनल के प्रोग्रामों को भी है ना तबका अशराफिया के लोगों ने ना हाईजैक कर लिया है। वो बैठे हुए होते हैं एजेंट की शक्ल में, जहां आदमी की बात करेंगे ना उनको बुरा लगता है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं, ये बल्दियाती इलेक्शन की बात होगी या फलाने की बात होगी, ये एजेंट है तबका अशराफिया के, आम आदमी की चाहते नहीं है कि बात। इलियास साहब अच्छा देखें जी, जो हादसा वाक़या हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इमरान खान साहब पर हमला हुआ, उसमें बिल्कुल फायरिंग हुई, ये सारी चीज़ें जो तय करनी थी, ये इसको एविडेंस लेके सारा तय करना था, ये पुलिस का काम था। लेकिन आपने देखा होगा जब वाक़या हुआ, पुलिस की सिक्योरिटी लगानी थी, SOPs थी कि खान साहब के आगे एक बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाए और स्नाइपर्स को उधर ऊपर बैठाया जाए जहाँ रूट से जा रहे थे, और इनके साथ स्क्वाड एक मूव करें। ये पंजाब गवर्नमेंट थी, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, और ये सारा चीज़ें लगनी चाहिए थी। आप देख लें RPO और DPO वगैरह, वो खुद आज उनकी फुटेज आई है कि वो खुद फुटेज बनवा के, मुलजिम से फुटेज बनवा के उन्होंने अपने पसंद के चैनल्स पर रिलीज़ करवाई है उस वक्त। ये सारी जो चीज़ें एविडेंस वगैरह आ रहे हैं, ये बल्कि उस वक्त उस ट्रक पर जिस पर फायरिंग हुई थी उसको हटाना नहीं चाहिए था, उसको पुलिस को चाहिए था फोरेंसिक लैब को ला के सारी चीज़ें इकट्ठी करते, वो जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने ताख़ीर की, सारी चीज़ें जो मिट गई, लोग ऊपर चढ़ते रहे देखने के लिए, ये सारी जो सूरत हाल थी ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। फिर फुटेज भी लीक कर दी, और फुटेज लीक करने के बाद जो तमाम जो सूरत हाल थी वो आपके सामने है। GIT बनी, 3 दफ़ा उसके सरबराह चेंज हुए GIT के, फिर चौथी दफ़ा इन्होंने नामजद किया डोगर साहब को, और डोगर साहब ने जो बनाया, फिर इसमें थे कि 2 हसास अदारों के अफसरान को शामिल किया जाएगा, उन अफसरान को नहीं शामिल किया गया। हालांकि महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से भी कहा गया कि इन अफसरान की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि रिपोर्ट को सही तरह बनाया जा सके। तो यहाँ ये सारी मशकूक हो रही थी चीज़ें, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, FIR आराम से FIR कट सकती थी, फिर नॉमिनेट करना था, जो भी साथ सूरत हाल थी, इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, पुलिस को इंस्ट्रक्शंस देते, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेबस दिखाई दी है। बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। ऐसा वैसे तो हमने आज बात करनी थी, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ इंकशाफात कर रहे हैं, पता नहीं नाराज़ हैं नून लीग से या क्या बात है, या सिर्फ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से, और महंगाई पर भी बात करनी थी, चूँकि भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की वजह से हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया। तो लेकिन मैं चाहूँगी कि क्विकली आया साहब आप इस पर भी कॉमेंट कर दीजिएगा, और दीगर एक्सपर्ट्स अगर टाइम हुआ तो मैं उनसे भी कॉमेंट ले लूँगी। ये आम आदमी का मजाक क्यों उड़ाते हैं, बजाय इसके कि महंगाई के हवाले से कोई लाया मुरतब करें, आम आदमी को रिलीफ दें। पहले कहते थे जी चीनी चाय रोटी कम खाएं, और अब कहते हैं जी चिकन नुकसानदेह होता है, खाना छोड़ दें। नहीं, मुझे याद है कि वो जब दालें महंगी हुई थी तो इसहाक़ डार साहब ने उस वक्त फरमाया था कि वो मुर्गी खाएं, वो सस्ती है। ये एक दफ़ा मुशर्रफ साहब ने भी ये मशवरा दिया था कौम को। अब वो कहते हैं कि मुर्गी मुज़र सेहत होती है, सारे ज़ाहिर बड़े कमाल के वज़ीर होते हैं हमारे, तो दालें ऑलरेडी इसहाक़ डार साहब ने बंद करा दी थी, मुर्गी ये बंद करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल वो पानी शानी पी लिया करें सही, और खाली को नान शान खा लिया करें, या रोटी अगर मिल जाए, जब तक उस पर फतवा नहीं आता तब तक आप इस पे गुजारा करें। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह अगला जो हमारा आइंदा प्रोग्राम होगा उसमें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आम आदमी को हुकूमत किस तरह से रिलीफ देगी, महंगाई का क्या कोई लाया अमल सामने आएगा, कोई ख़ात्मा हो सकेगा जिसमें आम आदमी को हकीकतन रिलीफ मिले। चूँकि आज हमारे पास वक्त नहीं था तो इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।